नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश होने के बड़ा हादसा हो गया। क्रैश साइट से आसमान में काला धुआं उठता देखा गया। बताया जा रहा है कि विमान में 12 क्रू मेंबर्स सहित कुल 242 लोग सवार थे। यात्रियों की लिस्ट में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी नाम शामिल है। हादसे की सूचना के तुरंत बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और ये विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, लेकिन अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद ही मेघानी नगर के पास विमान क्रैश हो गया। हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया और नागरिक उड्डयन मंत्री से बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। तो वहीं एयर इंडिया ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना के संबंध में अधिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक समर्पित यात्री हेल्पलाइन नंबर 1800569144 जारी किया है। तो 242 लोग विमान में सवार थे। तो ये जो फ्लाइट थी वो एयर इंडिया की बताई जा रही है और एयर इंडिया का जो विमान ये हादसे का शिकार हुआ है। 1:38 पर इस विमान ने एयरपोर्ट से उड़ान भरी और 1:40 पर विमान क्रैश हो गया। तकरीबन 242 लोग इस विमान में सवार थे, 12 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि और जिस तरीके से गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इस विमान में सवार थे। अहमदाबाद टू लंदन ये फ्लाइट जा रही थी। 3 तस्वीरें स्क्रीन पर हैं, जिसमें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में विमान उड़ता हुआ एंड टेक ऑफ के बाद में किस तरीके से क्रैश हुआ, ये इस पहली तस्वीर में कैद हुआ है। दूसरे में आप देख सकते हैं कि नीले आसमान में ये क्रैश के बाद उठता हुआ वो काला धुएं का गुबार, जो कि जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, हड़कंप मच गया। और लगातार तीसरी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, जहां पर मौके पर रेस्क्यू टीम भेजी गई। 4 रेस्क्यू टीम एनडीआरएफ की तत्काल तुरंत प्रभाव से वहां पहुंची। उसके बाद रेस्क्यू टीम को बढ़ाया गया और साथ ही साथ लगातार गृह मंत्रालय और पीएमओ की तरफ से भी लगातार संपर्क में उड्डयन मंत्रालय गुजरात और जानकारी लेने की कोशिश और लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजने की भी कवायद में यहां पर। लेकिन अहमदाबाद टू लंदन इस फ्लाइट में पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी शामिल और बैठे हुए थे। वो भी उड़ान भर रहे थे लंदन के लिए, लेकिन 2 मिनट के अंतर में ये फ्लाइट टेक ऑफ के समय के 2 मिनट के भीतर ही क्रैश कर गई और ये बड़ा हादसा सामने आया। उधर गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दुख जाहिर किया है। सोशल मीडिया पर सीएम रेखा गुप्ता ने लिखा कि अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक और स्तब्ध करने वाला है। मैं सभी यात्रियों और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। इस कठिन समय में हम सभी प्रभावित परिवारों के साथ में पूरी संवेदनशीलता के साथ में खड़े हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी से मुलाकात की, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की। सीएम रेखा गुप्ता ने लिखा कि पीएम मोदी से हर मुलाकात एक अद्भुत अनुभव होता है। दिल्ली के सांसदों, विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। दिल्ली के प्रति उनकी प्रतिबद्धता टीम दिल्ली को एक स्पष्ट दिशा और नई ऊर्जा प्रदान करती है। पीएम का जीवन और राष्ट्र के लिए उनका सर्व समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा है। उनके नेतृत्व में हम दिल्ली को विकसित राजधानी बनाने की दिशा में पूरी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि वसुंधरा एनक्लेव के धर्मशिला नारायण हॉस्पिटल में एडवांस्ड 3D
मेमोग्राफी सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। ये अत्याधुनिक सुविधा वाली यूनिट महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के समय जो है रहते पहचान और प्रभावी इलाज में अहम भूमिका निभाएगी। दिल्ली सरकार निरंतर बेहतर, सुलभ और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि हर नागरिक तक जो है गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुगमता से पहुंचे। सीएम रेखा गुप्ता से गायक सुखविंदर सिंह ने मुलाकात की, जिसकी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने लिखा कि सुप्रसिद्ध गायक सुखविंदर सिंह से ने जो है शिष्टाचार भेंट की और संगीत के क्षेत्र में उनके सराहनीय योगदान पर चर्चा हुई। दिल्ली के आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भाग लेंगे और इस साल की योग थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य है। क्लासरूम घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के समन के बावजूद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी के समक्ष जो है पेश न होने पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी दुबे ने कहा कि जब भी कोई जांच एजेंसी जांच के लिए समन जारी करती है और यदि आरोपी व्यक्ति जो है उस समन के जवाब में जांचकर्ता के समक्ष पेश नहीं होता है, तो जांचकर्ता यदि उन्हें लगता है कि वह व्यक्ति जानबूझकर सहयोग नहीं कर रहा है तो अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। यदि मामला पहले से ही अदालत के समक्ष हो तो जांच एजेंसी यह कह सकती है कि उन्हें जांच के लिए कुछ जवाब चाहिए और तब अदालत समन भी जारी कर सकती है। किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का समन आता है जांच के लिए, तो जो एक्यूज पर्सन है, अगर वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के समन पे इन्वेस्टिगेटर के सामने उपस्थित नहीं होते हैं, तो इन्वेस्टिगेटर को अगर ऐसा लगता है कि तमाम ऐसे सबूत हैं जिसमें अरेस्ट नेसेसरी है, तो अरेस्ट भी कर सकते हैं। दूसरा यह भी हो सकता है कि अगर फाइनेंशियल फ्रॉड है, 7 साल से कम की सजा है और कोर्ट समन्स अगर वहां नहीं आ रहे हैं, तो कोर्ट में जाकर के भी वो प्ली ले सकती है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। अगर कोर्ट में ऑलरेडी मैटर है कि हम जांच कर रहे हैं इस मामले की, हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर के लिए जरूरत है, तो वो कोर्ट में भी समन कोर्ट कर सकते हैं, कोर्ट के सामने भी प्रे कर सकते हैं और कोर्ट समन्स भी इशू हो सकते हैं। हमने देखा था पहले, अगर देखिए कि अरविंद केजरीवाल के केस में भी एनफोर्समेंट डायरेक्टर लगातार समन पर समन देती जा रही थी और वो नहीं जा रहे थे और अल्टीमेटली उनको अरेस्ट करना पड़ा या अरेस्ट किया। और तीसरा यह है कि जब आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं करते हैं तो वो क्रिमिनल लॉ में, क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस के मुताबिक वो अपने आप में भी एक अपराध माना जाता है कि अमुक व्यक्ति ने या अमुक व्यक्ति या इस मामले में ये जो प्रोस्पेक्टिव एक्यूज्ड है या एक्यूज हैं, ये कोऑपरेट नहीं कर रहे, इसलिए इनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन की रिक्वायरमेंट है। तो ये भी एक बात है। अब देखना यह है कि एंटी करप्शन ब्यूरो इसमें क्या एक्शन लेती है, वो आने वाले। दिल्ली के चौहान बांगर में 19 वर्षीय युवक अब्बास की हत्या कर दी गई और अब्बास के पिता का आरोप है कि हत्या के पीछे एक लड़की के पिता और भाई का हाथ है। पिता के अनुसार घटना मंगलवार रात को शुरू हुई, जब एक लड़की ने कथित तौर पर अब्बास को अपने घर में आने का इशारा किया, लेकिन उसने मना कर दिया। उसके पिता ने कथित तौर पर अब्बास को धमकाया। हत्या के दिन अब्बास को जाफराबाद बुलाया गया, जहां पर 3 से 4 लोगों ने उस पर हमला किया, उसे चाकू घोंप दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि और उसके पिता उसे जग प्रवेश अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। साथ ही आपको बता दें कि पिता का दावा है कि हमले के पीछे लड़की के पिता और भाई थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। तो हत्या के पीछे लड़की के पिता भाई का हाथ होने की यहां पर दावा किया गया और अब्बास के पिता ने यह आरोप लगाए हैं। घायल अवस्था में जो है उसको जगप्रकाश जो है अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद जो है पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और
लगातार अब मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। शाह पर आतंकवाद वित्तपोषण मामले में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और आतंकवाद के लिए हवाला के जरिए फंड जुटाने का काम किया। दक्षिण पश्चिम दिल्ली पुलिस ने मुनिरिका में एक हत्या का मामला सुलझाया है, जिसमें मिजोरम से 23 वर्षीय लाल हरियातपुया को गिरफ्तार किया गया है। यह घटना 9 से 10 जून की रात को शराब के नशे में हुई कहासुनी के बाद की है। बता दें कि जिसमें पीड़ित प्रकाश ने कथित तौर पर एक महिला और आरोपी पर हमला किया। गुस्से में आकर लाल हरियातपुया ने प्रकाश पर जानलेवा हमला कर दिया। चाकू और कैंची बरामद की गई है। आगे की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उत्तराखंड से गुरदास सिंह को गिरफ्तार किया है, जो मानसरोवर शूट आउट मामले में जमानत मिलने के बाद से फरार था। अवैध हथियार बरामदगी की जांच में उसकी गिरफ्तारी हुई महत्वपूर्ण है और आपको बता दें कि हथियार सप्लायर का पता लगाने के लिए अधिकारी यूपी और उत्तराखंड में छापेमारी की योजना बना रहे हैं। उसके फोन में आतंकवादी गुरपंतवंत सिंह पन्नू और भिंडरा वाले से जुड़ी सामग्री थी। व्यापक संबंधों और संभावित हथियार आपूर्ति नेटवर्क का पता लगाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के साथ संयुक्त पूछताछ की योजना बनाई गई है। कोर्ट के आदेश के बाद में मद्रासी कॉलोनी जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में नाले की सफाई के लिए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि नाले में रुकावट की वजह से बुलडोजर चलाया गया और मलबा हटाने और नाले की सफाई के लिए जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया गया। कोर्ट के आदेश के बाद में अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण किया गया है। दिल्ली में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है, जहां पर जेसीबी और क्रेन के जरिए मलबे को निकाला गया है, साफ सफाई की गई है और ऐसे में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। उत्तर भारत में गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि मौसम विभाग ने गर्मी को देखते हुए दिल्ली में रेड अलर्ट जारी किया है। जब तक बारिश या ठंडी हवाएं दिल्ली का रुख नहीं करेंगी, तब तक गर्मी का प्रकोप इसी तरह से लगातार जारी रहेगा। दिल्ली एनसीआर में सुबह 8:30 बजे तक बारिश नहीं होने के बावजूद तापमान में उछाल जारी रहा। सफदरजंग की बात करें तो अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पालम में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि रिज में न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लोधी रोड, आया नगर और अन्य सहित 5 स्टेशनों में से किसी भी बारिश दर्ज नहीं की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर 7 लोक कल्याण मार्ग पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की और जिसमें विभिन्न देशों में राजनयिक संबंधों की समीक्षा की गई और इस प्रतिनिधिमंडल में कई दलों के सांसद, पूर्व सांसद और राजनयिक शामिल थे, जिन्होंने विभिन्न देशों में अपनी बैठकों का चर्चा की। दिल्ली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक में बाढ़ के खतरे को कम करने के लेकर किए गए दीर्घकालिक उपायों पर पिछले वर्ष हुई बैठक में लिए गए निर्णयों पर उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई।
तो गृहमंत्री अमित शाह ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। बाढ़ प्रभावित जिस तरीके से जो है उसको जो निर्णय लिए गए थे उस निर्णयों की समीक्षा यहाँ पर खुद बाढ़ प्रबंधन के लिए उच्च स्तरीय बैठक को जो है अमित शाह ने इसकी अध्यक्षता की। तो बाढ़ प्रबंधन के लिए उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया और ऐसे में जो है इसकी खुद जो है अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने अध्यक्षता की है बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक खत्म होने के बाद कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुए। दिल्ली सरकार ने मानसून से पहले बाढ़ प्रबंधन और जलभराव की समस्या से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सिंचाई बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें विभागीय तैयारियों और निवारक उपायों की समीक्षा की गई। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत जनता की समस्याओं को सुना, जिसकी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने लिखा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः के मूल मंत्र के साथ में हमारी सरकार बिना किसी भेदभाव के दिल्ली वासियों की सेवा में दिन रात कार्य कर रही है। सभी दिल्ली वासी की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी जो है भाव के साथ में जनसुनवाई कार्यक्रम में आई देवतुल्य जनता की समस्याओं और सुझावों को सुना गया, साथ ही उनके त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक की गई और कैबिनेट की ने जो है दिल्ली स्कूल एजुकेशन बिल 2025 को अध्यादेश के रूप में जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे दिल्ली के स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से की जाने वाली फीस वृद्धि पर रोक लगेगी, अभिभावकों को राहत मिलेगी और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। बैठक में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री प्रवेश साहिब सिंह, श्री आशीष सूद और श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, श्री रविंद्र इंद्राज सिंह एवं श्री कपिल मिश्रा उपस्थित रहे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर सीएम रेखा गुप्ता ने उन्हें नमन किया। सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि अपना सर्वोच्च न्यायावर करने वाले महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जो है उनकी जयंती पर शत शत नमन। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा पंडारा स्कूल में एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल हुए। प्रवेश वर्मा ने बढ़ते तापमान से निपटने के लिए सभी से पेड़ लगाने का आग्रह किया। वर्मा ने कहा कि जिस तरह से पीएम मोदी ने 2014 में देश को स्वच्छ रखने का संदेश दिया था, जिसके कारण देशव्यापी जागरूकता आंदोलन चला था, और उसी तरह जो है पिछले साल 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जो है उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी। सिर्फ 5 महीने के भीतर देश भर में 100 करोड़ पेड़ लगाए गए। इस साल भी पीएम मोदी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने यह अभियान शुरू किया है। हमारा उद्देश्य दिल्ली भर में पर्याप्त पेड़ लगाना है ताकि शहर के बढ़ते तापमान को कम किया जा सके, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। जो हमने आज से 2 महीना पहले दिल्ली समर एक्शन प्लान को जारी किया था, उसके दौरान में काम हुआ है, फंड का आवंटन हुआ है, बहुत सारे टेंडर हुए हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर हमने प्याऊ बनाए हैं और पानी का भी एक अच्छे तरीके से मैनेजमेंट हो, सभी घरों में, कॉलोनी में, गांव में पानी पहुंचे, उसके लिए भी हमने कदम उठाए हैं। इसको और अच्छा करने में और आपको बदलाव दिखने में थोड़ा सा समय लगेगा। हम अगले साल तक, क्योंकि अभी हमें केवल 100 दिन हुए हैं, मगर अगले साल तक जितने कार्यक्रम हमने कर दिए, जितने टेंडर हमने कर दिए हैं, उसको होने में थोड़ा समय लगेगा, मगर अगले साल तक और हम सारे दिल्ली वासियों को राहत दे पाएंगे। सर, पानी की क्या स्थिति है दिल्ली के अंदर?
देखिए, पानी की डिमांड अभी हमारी बढ़ गई है, मगर हमारे टैंकर, हमारा जो पूरा वाटर मैनेजमेंट है, हमारे सारे अधिकारी उसको निगरानी कर रहे हैं, कहीं पर भी पानी की कमी ना हो। बहुत सारी जगह पर गंदे पानी की भी समस्या है, तो जो उनके नीचे की वाटर लाइन है उसको चेंज करने की बात है। तो हमारी तरफ से जो काम आज तक इससे पहले की सरकार 10 साल में नहीं कर पाई, उससे ज्यादा काम हमने फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।